आयरन मैन भिड़ पड़ेगा कैप्टन अमेरिका से, डॉक्टर स्ट्रेंज नींद में भी सॉर्सरर्स में बेस्ट बन जाएंगे, थॉर पहचानेगा अपनी असली ताकत और ब्लैक पैंथर तचाला को अपने पिता के कर्मों का फल झेलना होगा। तो अब बारी है इन्फिनिटी सागा के कंक्लूजन की तरफ बढ़ने की। आज मैं आपके सामने रीकैप लेकर आ रहा हूँ फेज 3 का। इसी फेज में हमें कई ऑसम कैरेक्टर से मिलवाया गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फिनिटी सागा के सबसे बड़े विलन थैनोस से भिड़ने के लिए। मार्वल का सबसे सक्सेसफुल फेज जहां हम मिले स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे जबरदस्त कैरेक्टर से, जिनके साथ साथ हमें पता चला कि थॉर और हल्क अपने अलग ही एडवेंचर पर हैं और स्टार लॉर्ड भी अपनी नई सेलेस्टियल पावर्स एक्सप्लोर कर रहा है। तो आइए बढ़ते हैं इस रिकैप सीरीज के नए चैप्टर की तरफ, जहां मैं फेज बाय फेज आपको सारी इंपॉर्टेंट स्टोरीज, कैरेक्टर्स के जबरदस्त आर्क और सारे कनेक्शंस का सिंपल और शॉर्ट रिकैप दूंगा ताकि सिर्फ फन रहे और कोई कंफ्यूजन नहीं। तो दोस्तों, आपका स्वागत है रिकैप सीरीज के नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 3 के रिकैप की। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 1991 में ब्रेन वॉश सुपर सोल्जर जेम्स बकी बार्न्स को साइबेरिया के हाइड्रा बेस में कुछ वर्ड्स बोलकर एक्टिवेट किया गया, जिसके बाद उसे भेजा गया एक गाड़ी से सुपर सोल्जर सीरम से भरा ब्रीफकेस लेकर आने को, जिसके साथ उसे ये भी इंस्ट्रक्ट किया गया कि कोई विटनेस जिंदा नहीं बचना चाहिए। प्रेजेंट डे में सुकोविया में एवेंजर्स के अल्ट्रॉन को हराए हुए 1 साल बीत चुके हैं और लागोस की एक लैब के पास फिलहाल स्टीव रॉजर्स, नताशा रोमनॉफ, सैम विल्सन और वांडा मैक्सिमॉफ आए हैं ब्रॉक रुमलो, जिसका चेहरा विंटर सोल्जर मूवी के एंड में जल गया था, उसे एक खतरनाक बायोलॉजिकल वेपन चुराने से रोकने। जब रुमलो अपने काम में कामयाब नहीं होता तो वो खुद को उड़ा लेता है ताकि उसके साथ स्टीव रॉजर्स भी मारा जाए, पर वांडा रुमलो के ब्लास्ट को ऊपर की तरफ डाइवर्ट कर देती है और स्टीव तो इस ब्लास्ट से बच जाता है, पर पास की एक बिल्डिंग बर्बाद हो जाती है जहां कई वकांडन ह्यूमैनिटेरियन वर्कर मारे जाते हैं। तब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थैडियस रॉस एवेंजर्स को आकर बताते हैं कि यूनाइटेड नेशंस सुकोविया अकॉर्ड्स पास करने की तैयारी कर रहा है, जहां यूएन एक पैनल बनाएगा जिनका काम होगा एवेंजर्स के कामों पर नजर रखना और उन्हें कंट्रोल करना। इस बात पर एवेंजर्स बढ़ जाते हैं। टोनी स्टार्क इसके समर्थन में होता है क्योंकि अल्ट्रॉन के बनने और सुकोविया की बर्बादी के बाद किसी को एवेंजर्स के एक्शंस का ध्यान रखना होगा। वहीं स्टीव रॉजर्स का मानना था कि एवेंजर्स किसी के कंट्रोल में रहकर लोगों की मदद नहीं कर सकते। उसने देखा था कि कैसे शील्ड के अंदर हाइड्रा पनप रहा था। दूसरी तरफ हेलमेट जीमो नाम का आदमी बकी के पुराने हाइड्रा हैंडलर को ढूंढता है और उसे जान से मारकर उससे वो बुक चुरा लेता है जिसमें बकी के दिमाग में विंटर सोल्जर प्रोग्रामिंग शुरू करने के ट्रिगर वर्ड्स थे। दूसरी तरफ वियना के यूएन कॉन्फ्रेंस में सुकोविया अकॉर्ड सामने रखा जा रहा था, पर तभी एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें वकांडा के राजा तचाका मारे जाते हैं। जब सिक्योरिटी फुटेज चेक की जाती है तो उसमें लोगों को बकी दिखता है, जिसके लिए किंग तचाका का बेटा तचाला कसम खाता है कि वो उसकी जान ले लेगा। पैगी कार्टर की रिलेटिव शैरन कार्टर स्टीव को बकी के ठिकाने के बारे में बताती है, साथ ही साथ ये भी कि अथॉरिटीज बकी की जान लेना चाहते हैं। तब स्टीव फैसला करता है कि वो अपने बचपन के दोस्त बकी को खुद पकड़ कर लाएगा। तब स्टीव और सैम विल्सन बकी को ब्यूकारेस्ट में ट्रैक करते हैं, जहां वो उसे तचाला और आर्मी से बचाने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहां ब्यूकारेस्ट पुलिस और वॉर मशीन कर्नल जेम्स रोडी रोड्स आकर इन चारों को पकड़ लेते हैं। तब एक साइकियाट्रिस्ट को लाया जाता है बकी के साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए, पर जीमो उस साइकियाट्रिस्ट को मारकर उसकी जगह ले लेता है और बकी के सामने आते ही वही ट्रिगर वर्ड्स बोलता है जिससे उसकी हाइड्रा प्रोग्रामिंग एक्टिवेट हो जाए और वो बन जाए विंटर सोल्जर। विंटर सोल्जर बनते ही जीमो उससे 16 दिसंबर 1991 के मिशन के बारे में पूछता है, जिसके बाद वो बकी को छोड़ देता है तबाही मचाने के लिए और इस तबाही के बीच निकल जाता है वहां से। एवेंजर्स बकी का सामना करते हैं, जहां स्टीव बकी को रोकता है और उसे कहीं ले जाकर छुपा देता है। जब बकी होश में आता है तो वो स्टीव को समझाता है कि इन सब के पीछे कोई और है जो कि गया है हाइड्रा के साइबेरियन बेस पर, जहां उसके जैसे और भी विंटर सोल्जर क्रायोजेनिक स्टेसिस में रखे हुए हैं। स्टीव को पता था कि वो किसी के ऑथराइजेशन का वेट नहीं कर सकता था, इसीलिए वो और सैम मिलकर वांडा, क्लिंट और एंटमैन स्कॉट लैंग को अपने साथ लाते हैं। दूसरी तरफ थैडियस रॉस की परमिशन के साथ टोनी अपनी टीम असेंबल करता है, जिसमें नताशा, तचाला, रोडी, विजन और स्पाइडरमैन पीटर पार्कर था। टोनी की टीम निकली थी बकी, स्टीव और उसका साथ देने वालों को पकड़ने। तब टोनी की टीम स्टीव की टीम के सामने आती है लिप्सिक एयरपोर्ट पर, जहां जब स्टीव की टीम समझ जाती है कि वो सब साथ नहीं जा सकते तो वो टोनी की टीम को बिजी रखते हैं जब तक स्टीव और बकी वहां से निकल ना जाए। इसमें नताशा टोनी का साथ छोड़कर
स्टीव की मदद करती है और स्टीव और बकी वहां से भाग जाते हैं। रोडी उनके पीछे जाता है, पर विजन जो कि सैम पर निशाना लगा रहा था वो गलती से रोडी को ढेर कर देता है, जिसकी वजह से रोडी पार्शियली पैरालाइज हो जाता है। वहीं स्टीव की पूरी टीम पकड़ी जाती है, जहां उन्हें राफ्ट में कैद कर लिया जाता है। वहीं नताशा वहां से निकल जाती है जब तक माहौल ठंडा ना हो जाए। इस इंसिडेंट के बाद टोनी को पता चलता है कि बकी को सही में फंसाया जा रहा है। तब वो राफ्ट जाता है सैम से मदद मांगने कि स्टीव और बकी जा कहां रहे हैं। तब उनकी इन्फॉर्मेशन पता चलते ही टोनी बिना रॉस को बताए निकल जाता है हाइड्रा की साइबेरियन बेस के लिए और जाके मिलता है स्टीव और बकी से। टोनी के पीछे तचाला भी वहां पहुंचता है। स्टीव, टोनी और बकी को सारे सुपर सोल्जर्स वहां मरे हुए मिलते हैं, जहां जीमो उन्हें बताता है कि उसने सुकोविया अटैक में अपने परिवार को खोया था और इसीलिए वो निकल गया एवेंजर्स को बर्बाद करने। जहां फिर वो टोनी, स्टीव और बकी के सामने 16 दिसंबर 1991 की फुटेज चलाता है, जहां विंटर सोल्जर ने जिस गाड़ी से सुपर सोल्जर सीरम चुराया था उसमें टोनी के माता पिता मारिया स्टार्क और हावर्ड स्टार्क थे, जिनको विंटर सोल्जर ने अपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए जान से मार दिया। गुस्से से भरा टोनी स्टीव से पूछता है कि क्या उसे इस बारे में पता था। स्टीव कहता है कि हाँ, जिसके बाद टोनी और गुस्से में आ जाता है और बढ़ता है बकी की जान लेने। तब स्टीव, टोनी और बकी के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है, जहां टोनी पहले स्टीव को ढेर करता है, फिर वो बकी से लड़ते हुए उसके मेटल आर्म को उड़ा देता है। तभी स्टीव टोनी को उसके सूट के साथ उठाकर पटक देता है और अपनी शील्ड से उसके हेलमेट को तोड़ने के बाद उसके आर्मर को डिसेबल कर देता है, जिसके बाद वो टोनी के पास अपनी शील्ड छोड़कर घायल बकी को अपने साथ ले जाता है। जीमो ने अपना काम कर दिया था, उसने अपने परिवार की मौत का बदला ले लिया था एवेंजर्स को अंदर से तोड़कर। जिसके बाद जीमो बढ़ता है अपनी जान लेने, पर तचाला उसे रोक लेता है और डाल देता है जेल में। इन सब के अंत में टोनी अपने दोस्त रोडी के लिए एक्सोस्केलेटन लेग ब्रेसेस बनाता है ताकि वो दोबारा चल सके। वहीं स्टीव जाता है अपने साथियों को राफ्ट से आजाद करवाने। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में बकी को वकांडा में शरण मिलती है, जो कि उसे क्रायोजेनिक स्लीप में वापस भेज रहे हैं ताकि हाइड्रा की प्रोग्रामिंग को उसके दिमाग से निकाल सके। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में स्पाइडरमैन पीटर पार्कर टोनी के दिए हुए सूट और वेब शूटर्स के फीचर्स को एक्सप्लोर कर रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज नेपाल के काठमांडू में सॉर्सरर काइसिलियस और उसके कट्टर फॉलोअर्स कमरताज नाम के एक सीक्रेट कंपाउंड में घुसते हैं और वहां के लाइब्रेरियन का गला उड़ा देते हैं। जिसके बाद वो वहां रखी एंशिएंट वन की बुक ऑफ कैग्लियोस्त्रो के कुछ पेजेस चुरा लेते हैं। एंशिएंट वन बहुत समय से जीती आई सॉर्सरर है, जिन्होंने कमरताज के हर स्टूडेंट को मिस्टिक आर्ट्स पढ़ाया है, जिनमें काइसिलियस भी शामिल है। एंशिएंट वन कमरताज के गद्दारों का पीछा करती है, पर काइसिलियस और उसके फॉलोअर्स निकल जाते हैं। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क सिटी में एक अमीर जाना माना न्यूरोसर्जन डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज, जिसे अपने ऊपर बहुत घमंड था, वो एक कॉन्फ्रेंस में जा रहा था, जहां गाड़ी में फोन चलाने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके दोनों हाथ बुरी तरह खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब वो कभी किसी की सर्जरी नहीं कर सकता। उसकी साथी सर्जन डॉक्टर क्रिस्टीन पाल्मर उसे समझाती है कि उसे इस दुख से आगे बढ़ना होगा, पर स्ट्रेंज उसकी एक नहीं सुनता और बेइज्जती अलग करता है। जिसके बाद वो निकल जाता है और भी एक्सपेरिमेंटल सर्जरीज की तरफ, पर कोई भी उसका हाथ ठीक नहीं कर पाते। तब स्ट्रेंज को जॉनथन पैंगबॉर्न के बारे में पता चलता है, एक आदमी जो चल फिर भी नहीं सकता था, वो आज बिल्कुल ठीक खेल कूद रहा है। पैंगबॉर्न स्ट्रेंज को कमरताज के बारे में बताता है। मजबूरी में स्ट्रेंज निकल पड़ता है नेपाल की तरफ, जहां उसे मॉर्डो कमरताज के अंदर लेकर आता है और मिलवाता है अपनी गुरु सॉर्सरर सुप्रीम एंशिएंट वन से, जिनका जन्म कब हुआ, उनकी उम्र क्या है, ये कोई नहीं जानता। एंशिएंट वन स्ट्रेंज को मिस्टिक आर्ट्स के बारे में बताती है, पर जब स्ट्रेंज को यकीन नहीं होता तो वो उसे दिखाती है एस्ट्रल प्लेन, जिसके बाद वो उसे ले जाती है कई दूसरे डायमेंशंस के सफर पर, जिनमें मिरर डायमेंशन भी शामिल था। जिसके बाद वो उसे बाहर कर देती है, पर मॉर्डो अपनी मास्टर से कहता है कि जैसे उन्होंने उसे रास्ता दिखाया वैसे स्ट्रेंज को भी रास्ता दिखाए। एंशिएंट वन स्ट्रेंज को कमरताज में आने देती है, जहां वो एंशिएंट वन और मॉर्डो के अंडर अपनी पढ़ाई शुरू करता है, जिसके साथ साथ वो लाइब्रेरी की पौराणिक किताबों से भी सीखना शुरू करता है। लाइब्रेरी का नया लाइब्रेरियन मास्टर वोंग उसे कई बुक्स लेने से मना करता है, पर स्ट्रेंज रुकता नहीं है और वो अपने एस्ट्रल फॉर्म में अपनी पढ़ाई चालू रखता है। दूसरी तरफ काइसिलियस कैग्लियोस्त्रो के पेज यूज करके डार्क डायमेंशन के लॉर्ड डोरमामू से कांटेक्ट करता है। डार्क डायमेंशन में समय जैसी कोई चीज नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कमरताज में स्ट्रेंज बहुत जल्दी सीखने लगता है। उसे मॉर्डो एंशिएंट रेलिक्स के बारे में भी बताता है, जो कि किसी सॉर्सरर को खुद चुनते हैं। अपनी पढ़ाई के बीच एक दिन उसके हाथ बुक ऑफ कैग्लियोस्त्रो लगती है, जिसके पेजेस काइसिलियस ने चुराए थे। स्ट्रेंज को कैग्लियोस्त्रो से आई ऑफ एगामोटो के बारे में पता चलता है, जिसकी मदद से वो टाइम के साथ छेड़खानी सीखता है और कैग्लियोस्त्रो के फटे हुए पन्नों को वापस ले आता है, जहां वो पढ़ता है डोरमामू, डार्क डायमेंशन और
और अनंत जीवन के बारे में। पर तभी मॉर्डो और वोंग स्ट्रेंज को रोकते हैं, क्योंकि वो जो कर रहा है वो नेचर के लॉ को तोड़ना है, और अगर उससे कोई गलती हुई तो वो समय के जाल में फंसा रह जाएगा। स्ट्रेंज आई ऑफ एगामोटो को रख देता है, जिसके बाद उसे बताया जाता है कि अर्थ को दूसरे डायमेंशन के खतरों से 3 सैंक्टम्स से बनी हुई शील्ड की मदद से बचाया जाता है, एक न्यूयॉर्क में, एक लंदन में और एक हांगकांग में, और इन तीनों जगह कमरताज से जाया जा सकता है। कमरताज में बनने वाले सॉर्सरर्स का काम है इन सैंक्टम्स को बचाए रखना। पैंगबॉर्न भी कमरताज से मिस्टिक आर्ट सीख कर गया था, पर वो अपनी मिस्टिक एनर्जी को अपने आप को पैरालिसिस से ठीक करने के लिए यूज कर रहा है। उसी वक्त काइसिलियस लंदन के सैंक्टम को बर्बाद कर देता है, जिससे अर्थ का प्रोटेक्शन कमजोर पड़ जाता है। अटैक के इम्पैक्ट से स्ट्रेंज जाकर गिरता है न्यूयॉर्क के सैंक्टम में, जहां काइसिलियस और उसके फॉलोअर्स पहुंच चुके थे और उन्होंने वहां के गार्डियन को मार दिया था। तब स्ट्रेंज ने जैसे तैसे उन सब पर पकड़ बनाई, जहां उसको चुना एंशिएंट रेलिक क्लोक ऑफ लेविटेशन ने। पर इन सब में स्ट्रेंज बुरी तरह घायल हो जाता है और खुद को टेलीपोर्ट करता है उसी हॉस्पिटल में जहां वो क्रिस्टीन के साथ काम करता था। क्रिस्टीन स्ट्रेंज को बचाती है। तब सैंक्टम वापस आकर स्ट्रेंज मॉर्डो को बताता है कि एंशिएंट वन खुद डार्क डायमेंशन से पावर्स ले रही है, इसीलिए वो इतने समय से जिंदा हैं। मॉर्डो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था, पर तभी न्यूयॉर्क के सैंक्टम पर काइसिलियस फिर से अटैक करना शुरू करता है। स्ट्रेंज तुरंत सबको बचाने के लिए मिरर डायमेंशन में सबको डाल देता है, पर तभी मॉर्डो उसको समझाता है कि वहां काइसिलियस से उसका जीतना मुश्किल है। एंशिएंट वन स्ट्रेंज और मॉर्डो को बचाने आती है, जहां मॉर्डो को दिखती है एंशिएंट वन की डार्क पावर्स, पर अगले ही पल काइसिलियस एंशिएंट वन पर बहुत जबरदस्त अटैक करता है और निकल जाता है हांगकांग के सैंक्टम की तरफ। अपनी मौत के करीब एंशिएंट वन स्ट्रेंज को बताती है कि उसे और मॉर्डो को मिलकर काइसिलियस और डोरमामू को रोकना होगा, जहां मॉर्डो की रूल्स को लेकर मजबूती और स्ट्रेंज की क्रिएटिविटी की जरूरत है। तब मॉर्डो और स्ट्रेंज तुरंत निकलते हैं हांगकांग, जहां उन्हें वोंग मरा हुआ मिलता है। सैंक्टम बर्बाद हो चुका है और डार्क डायमेंशन अर्थ में घुस रहा है। काइसिलियस डोरमामू को ले आया था, पर तभी स्ट्रेंज आई ऑफ एगामोटो यूज करता है और टाइम को रिवर्स करता है, जिससे वोंग भी बच जाता है। जिसके बाद स्ट्रेंज घुसता है डार्क डायमेंशन में और अपने आसपास टाइम लूप बनाता है, जिसके बाद वो सामने आता है डोरमामू के और कहता है कि वो बार्गेन करने आया है। डोरमामू उसका बार्गेन सुने बिना उसे मार देता है। तभी स्ट्रेंज फिर से डोरमामू के सामने आता है। डोरमामू को समझ नहीं आता कि क्या हुआ, वो फिर से स्ट्रेंज को मार देता है और ऐसा कई बार होता है। जब डोरमामू को फील होता है कि वो फंसा हुआ है, तब स्ट्रेंज उसे बताता है कि उसने उसे टाइम लूप में फंसा रखा है, जिससे वो उसे तभी आजाद करेगा जब वो अर्थ को छोड़ देगा। डोरमामू को थककर स्ट्रेंज के बार्गेन को मानना पड़ता है और तब स्ट्रेंज अपना लूप तोड़ता है। मॉर्डो एंशिएंट वन के धोखे और स्ट्रेंज के टाइम के साथ छेड़खानी से बहुत निराश था। वो जानता है मैजिक की कीमत होती है और इसीलिए वो कमरताज छोड़कर निकल जाता है अपने रास्ते। स्ट्रेंज आई ऑफ एगामोटो को अपनी जगह रख देता है, जहां वोंग उसे बताता है कि ये 6 में से एक इन्फिनिटी स्टोन है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज बनता है न्यूयॉर्क सैंक्टम का गार्डियन और अपनी पढ़ाई चालू रखता है वोंग के साथ। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में स्ट्रेंज के सामने होता है थॉर, जो कि उसे बताता है कि वो अपने भाई लोकी के साथ अर्थ पर आया है अपने पिता ओडिन को ढूंढने। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में मॉर्डो आता है पैंगबॉर्न के पास और उसकी मिस्टिकल एनर्जी निकाल लेता है, जिसकी वजह से वो वापस पैरालाइज हो जाता है। और तब मॉर्डो कहता है कि अर्थ पर कुछ ज्यादा ही सॉर्सरर्स हो चुके हैं। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 2014 में पीटर क्विल, गमोरा, ड्रैक्स, रॉकेट और बेबी ग्रूट को अब जाना जाता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के नाम से। आयशा नाम की हाई प्रीस्टेस, जो एक परफेक्टली डिजाइंड सोवरन रेस को बिलोंग करती है, वो गार्डियंस को हायर करती है उनकी कीमती एनुलेक्स बैटरी को एक इंटर डायमेंशनल मॉन्स्टर, जिसे जाना जाता है एबेलिस्क के नाम से, उससे बचाने के लिए, जिसके बदले में वो उन्हें गमोरा की खोई हुई बहन नेबुला देंगे, जो कि इन बैटरीज को चुराते हुए पकड़ी गई थी। अब गार्डियंस एबेलिस्क मॉन्स्टर से निपटकर उसे खत्म तो कर देते हैं, पर रॉकेट कुछ एनुलेक्स बैटरीज चुरा लेता है, जिसकी वजह से सोवरन गार्डियंस के शिप पर अपने ड्रोन से अटैक कर देते हैं। तभी एक मिस्टीरियस एंटिटी उन ड्रोन्स को बर्बाद कर देता है और गार्डियंस क्रैश लैंड करते हैं प्लैनेट बरहट पर। तब वो मिस्टीरियस एंटिटी सामने आता है, जो कि था ईगो, पीटर का पिता। वो सबको मैंटिस से मिलवाता है, उसकी बेटी, जो कि एक सीधी सादी एम्पैथ है, जिसमें पावर है लोगों के इमोशंस को छूकर पढ़ने और चेंज करने की। ईगो पीटर, गमोरा और ड्रैक्स को अपने होम प्लैनेट चलने को कहता है, जबकि रॉकेट और ग्रूट पीछे रुकते हैं शिप को रिपेयर करने के लिए और नेबुला पर नजर रखने के लिए। दूसरी तरफ हाई प्रीस्टेस आयशा हायर करती है योंडू उडोंटा और उसके क्रू को, जिन्हें रेवेजर्स लीडर स्टकार और गॉड ने अपनी कम्युनिटी से अलग कर दिया है, क्योंकि योंडू चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व था।
आयशा योंडू को भेजती है गार्डियंस को पकड़ने के लिए और योंडू और उसके लोग रॉकेट को पकड़ लेते हैं। पर योंडू गार्डियंस को सोवरन को देने के बजाय बैटरी रखने की बात करता है, जिस पर उसका लेफ्टिनेंट क्रैगलिन उस पर सवाल उठाता है कि वो पीटर को उसकी क्रू से ज्यादा मानता है। और तभी उसका दूसरा लेफ्टिनेंट टेजरफेस योंडू के खिलाफ बगावत छेड़ देता है। योंडू अपनी याका एरो से अटैक करता उससे पहले नेबुला बाहर आकर योंडू को घायल कर देती है। तब टेजरफेस योंडू का साथ देने वालों को स्पेस में मरने के लिए छोड़ देता है और योंडू और रॉकेट को शिप पर कैद कर लेता है। नेबुला निकल जाती है गमोरा को ढूंढकर खत्म करने के लिए। उसका मानना था कि उसके अडॉप्टिव पिता थैनोस ने उसे जो टॉर्चर किया है उन सब में गलती गमोरा की थी। क्रैगलिन शिप पर टेजरफेस के मचाए कत्लेआम से हैरान हो जाता है। उसने ये नहीं सोचा था कि उसके आवाज उठाने से माहौल इतना खराब हो जाएगा। तब वो बेबी ग्रूट की मदद करता है रॉकेट और योंडू को आजाद करवाने में, जहां बाहर आते ही योंडू सबको बताता है कि वो उनका बॉस क्यों था। योंडू रॉकेट, ग्रूट और क्रैगलिन के साथ मिलकर शिप के एक हिस्से को सेल्फ डिस्ट्रक्ट पर छोड़कर वहां से निकल जाता है। मरता हुआ टेजरफेस तुरंत सॉवरन को बताता है कि गार्डियंस कहाँ हैं। दूसरी तरफ ईगो, एक सेलेस्टियल जिसने मैटर को अपनी कॉन्शियसनेस के आसपास मैनिपुलेट किया और अपना होम प्लैनेट बनाया, वो पीटर और उसके साथियों को बताता है कि उसने यूनिवर्स में घूमने और अपना पर्पस ढूंढने के लिए अपना एक ह्यूमनॉइड प्रोजेक्शन बनाया। तब वो मिला पीटर की मां मेरेडिथ से और वो उसके प्यार में पड़ गया। तब वापस आकर उसने योंडू को हायर किया ताकि वो उसके बेटे पीटर को उसके पास ले आए मेरेडिथ के मरने के बाद। पर योंडू ने उसका बेटा कभी उसे डिलीवर किया ही नहीं और तब से ईगो पीटर को ढूंढ रहा था। ईगो पीटर को अपनी सेलेस्टियल पावर्स यूज करना सिखाता है। दूसरी तरफ मैंटिस ड्रैक्स के करीब आती है और उसे कुछ बताने की कोशिश करती है। तभी नेबुला आती है ईगो के प्लैनेट पर और गमोरा पर अटैक कर देती है। दोनों बहनों के बीच होती है लड़ाई, पर तभी वो दोनों रुकते हैं और नेबुला बताती है कि उसे बस उसकी बहन चाहिए थी, जबकि गमोरा को मतलब था जीतने से। तभी उन दोनों की नजर पड़ती है एक गुफा पर, जहां उन्हें दिखते हैं कई सारे कंकाल। दूसरी तरफ ईगो पीटर को बताता है कि वो अपने ह्यूमनॉइड फॉर्म में हजारों प्लैनेट्स पर गया और वहां अपने सीड को प्लांट किया ताकि वो उन्हें टेराफॉर्म करके पूरे यूनिवर्स को अपना हिस्सा बना सके। पर इन सीड्स को एक्टिवेट करने के लिए उसे 2 सेलेस्टियल्स की पावर चाहिए, इसीलिए वो हजारों प्लैनेट्स पर हजारों एलियंस से मिला और उन्हें प्रेग्नेंट किया, जिसके बाद उसने योंडू को हायर किया ताकि वो उन बच्चों को उसके पास लाए। पर उनमें से किसी में भी उसे उसकी सेलेस्टियल पावर्स नहीं दिखी, जिसकी वजह से उसने उन बच्चों को मार दिया। उन सभी बच्चों में से योंडू ने पीटर को ईगो को नहीं सौंपा। तब पीटर पूछता है कि उसकी माँ का क्या वो उसे प्यार करते थे, जिसपे ईगो कहता है कि वो उसकी माँ मेरेडिथ से इतना प्यार करता था कि उसके प्यार में वो अपने एक्सपेंशन को भूल रहा था, इसीलिए उसने मेरेडिथ को ट्यूमर दे दिया। अब ये सुनते ही पीटर ने अपने पास रखे दोनों गन्स को उसी वक्त खाली कर दिया ईगो पर। तब ईगो गुस्से में जबरदस्ती पीटर की सेलेस्टियल पावर्स को टैप करता है और पूरे यूनिवर्स में अपने सीडलिंग्स को एक्टिवेट करता है, जिससे उसने जहां जहां सीड्स प्लांट किए थे वो सीड्स उन दुनियाओं को टेराफॉर्म करना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ योंडू भी रॉकेट को ईगो की सच्चाई बताता है और तब वो ग्रूट और क्रैगलिन के साथ पहुंचते हैं ईगो के पास, जहां मैंटिस, ड्रैक्स, नेबुला और गमोरा सब मिलकर जाते हैं पीटर को बचाने। गार्डियंस एक साथ मिलकर प्लैनेट के कोर में ईगो के ब्रेन तक पहुंचते हैं, जहां योंडू बताता है कि उसने पीटर को अपने पास रखा क्योंकि वो उसे ईगो से बचाना चाहता था। तभी वहां सोवरन ड्रोन्स आते हैं और उन पर अटैक करना शुरू करते हैं। रॉकेट सोवरन से चुराए एनुलेक्स बैटरी से एक बॉम्ब बनाता है, जो वो बेबी ग्रूट को देता है ईगो के दिमाग को उड़ाने के लिए। पीटर अपनी सेलेस्टियल पावर्स को यूज करता है ईगो से लड़ने के लिए, ताकि उसका ध्यान बाकी गार्डियन से हट जाए और वो सब मैंटिस के साथ वहां से निकल पाए। ग्रूट बॉम्ब को प्लांट करता है और बॉम्ब फट जाता है। बॉम्ब के फटते ही ईगो मारा जाता है और प्लैनेट बर्बाद होना शुरू होता है, जिसकी वजह से पीटर की सेलेस्टियल पावर्स भी चली जाती है और पीटर फंस जाता है वैक्यूम ऑफ स्पेस में। तभी योंडू खुद को सैक्रिफाइस करता है पीटर को बचाने के लिए, ये कहते हुए कि बेटे बेशक उस ईगो ने तुझे पैदा किया हो, पर तेरा बाप मैं ही हूँ। योंडू मर जाता है। गार्डियंस फिर से एक होते हैं, पर नेबुला अपनी बहन को अलविदा कहकर निकल जाती है थैनोस की जान लेने। मैंटिस गार्डियंस को ज्वाइन करती है और वो लोग योंडू के लिए फ्यूनरल रखते हैं, जहाँ रेवेजर्स का लीडर स्टकार ऑगॉर्ड सारे रेवेजर्स के साथ आता है अपने साथी रेवेजर योंडू को गुड बाय कहने। मिड क्रेडिट सीन्स में क्रैगलिन को योंडू का याका एरो मिलता है उसके कंट्रोल फिन के साथ। स्टकार अपने पुराने साथियों से मिलता है। आयशा एक ककून के अंदर बना रही होती है एडम को, एक बीइंग जिससे वो बदला लेगी गार्डियन से, और ग्रूट अब बेबी नहीं रहा, वो बन गया है एक टीनेजर। स्पाइडरमैन होमकमिंग 2012 में बैटल ऑफ न्यूयॉर्क के बाद एड्रियन टूम्स और उसकी सैल्वेज कंपनी को बैटल में हुई बर्बादी को साफ करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। ये एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, पर अचानक बीच में पूरा ऑपरेशन दे दिया जाता है
डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल यानी DODC को। ये पॉसिबल हो पाया टोनी स्टार्क और यूएस गवर्नमेंट के बीच हुई पार्टनरशिप की वजह से, जो यहाँ पड़े हुए चितौरी टेक को हैंडल करेंगे। गुस्से में टूम्स ने जो सामान उठाया था उसे DODC को वापस ना करने का फैसला करता है और अपनी टीम से कहता है कि इस सामान को वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस इवेंट के 8 साल बाद टूम्स के आदमी टिंकरर ने उस चितौरी टेक से कई जबरदस्त वेपन्स बना लिए थे जिन्हें वो बेच रहा था अपने फायदे के लिए, जिसके साथ साथ टूम्स एक मैकेनिकल वल्चर सूट में और चितौरी पावर सेल्स चुरा कर ला रहा था। दूसरी तरफ पीटर पार्कर जर्मनी में टोनी स्टार्क की सिविल वॉर में मदद करने के बाद वापस न्यूयॉर्क आता है। वो टोनी से पूछता है कि क्या अब वो एक एवेंजर है। टोनी कहता है कि नहीं, पर वो उसे स्पाइडरमैन सूट रखने देता है। 2 महीने बाद हम पीटर को देखते हैं मिडटाउन स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते हुए, जिसके साथ साथ वो टोनी के बॉडीगार्ड हैप्पी को मैसेज भी करता रहता है कि अगर कोई मिशन हो तो बताए। वो अपने स्कूल के एकेडमिक डिकैथलॉन में हिस्सा नहीं लेता क्योंकि उसे स्पाइडरमैन बनकर क्राइम से लड़ना है। जहाँ क्राइम से लड़ते हुए ही वो टकराता है कुछ लोकल चोरों से जिनके पास वो चितौरी टेक से बने वेपन्स थे। पीटर को समझ नहीं आता कि इनके हाथ ऐसा टेक कैसे लगा। वो हैप्पी को इसके बारे में बताता है, पर अपने घर आते हुए वो अपने बेस्ट फ्रेंड नेड लीड्स के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है। आगे पीटर एक पार्टी में जाता है नेड के साथ, जहाँ की छत से उसे एक बड़ी रोशनी दिखती है, जहाँ जाकर वो देखता है जैक्सन ब्राइस और हरमन शुल्ट्ज नाम के 2 आदमियों को लोकल क्रिमिनल एरन डेविस को कुछ हाईटेक हथियार बेचते हुए। ये दोनों काम करते हैं एड्रियन टूम्स के लिए। जहाँ जब स्पाइडरमैन उनके बीच में आता है तो शॉकर उस पर अटैक करके वहाँ से भागता है। स्पाइडरमैन उनका पीछा करता है, पर तभी वल्चर स्पाइडरमैन को उड़ाकर ऊपर ले जाता है और उसे एक लेक में फेंक देता है, जहां पीटर खुद को बचाने की कोशिश करता है पर कुछ नहीं होता। तभी टोनी पीटर को ट्रैक करते हुए उसे अपने रिमोट कंट्रोल सूट से बचाता है, जिसके बाद वो उसे मना करता है टूम्स और किसी भी क्रिमिनल से निपटने के लिए। इस मामले के बाद टूम्स गुस्से में अपने आदमी ब्राइस को जान से मार देता है और उसके साथ ही शुल्ट्ज को बनाता है नया शॉकर। पीटर और नेड ब्राइस से मिले वेपन्स को स्टडी करते हैं, जहां वो उसका पावर कोड निकालते हैं। वहीं शुल्ट्ज पीटर को दिखता है अपने स्कूल में, जिस पर वो अपना ट्रैकर लगा देता है और पता लगाता है कि वो लोग जाने वाले हैं मैरीलैंड। ये सुनते ही पीटर डिकैथलॉन टीम के लिए हाँ कह देता है ताकि वो उनके साथ वॉशिंगटन जा सके। तब पीटर और नेड मिलकर उस स्पाइडरमैन सूट से ट्रैकर डिसेबल करते हैं ताकि टोनी या हैप्पी उसकी एक्टिविटी ट्रैक ना कर सके। जिसके साथ साथ ये दोनों सूट के कई एडवांस फीचर को भी अनलॉक करते हैं, जिसमें एक AI और एक इंस्टेंट किल मोड भी होता है। पीटर स्पाइडरमैन बनकर टूम्स को रोकता है एक DODC ट्रक से वेपन्स चुराने से, पर वो उस ट्रक में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी डिकैथलॉन टूर्नामेंट मिस कर देता है। तभी सूट की AI पीटर को बताती है कि ये जो पावर कोर है वो असली में एक अनस्टेबल चितौरी ग्रेनेड है। तब पीटर को ध्यान आता है कि जो पावर कोर उसे ब्राइस के वेपन से मिला था वो नेड की जेब में है। वो तुरंत निकलता है वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के लिए, पर तब तक वो पावर कोर एक्टिवेट होकर एक एलिवेटर में फट जाता है, जिसकी वजह से नेड और उसके दोस्त वहां फंस जाते हैं। स्पाइडरमैन वहां आता है और सबको बचाता है, जिसमें उसकी क्रश लिज भी शामिल थी। तब पीटर एरन डेविस से वल्चर की अगली डील के बारे में पता लगाता है और पहुंचता है स्टैटन आइलैंड फेरी, जहां वो वल्चर को मैक गार्गन नाम के बंदे से डील करते हुए देखता है। अब ये पूरा सेटअप होता है FBI का, पर तभी वहां वल्चर सब पर अटैक करता है अपने चितौरी वेपन से। स्पाइडरमैन उसके वेपन को जैसे तैसे अपने वेब से कवर कर देता है, पर तभी वो वेपन फटता है और पूरे फेरी के 2 टुकड़े कर देता है और स्पाइडरमैन फंस जाता है फेरी के दोनों हिस्सों को जोड़ने में। तभी आयरन मैन वहां आता है, जो कि सबको बचाने के साथ साथ पीटर से उसका सूट ले लेता है, ये कहते हुए कि उसने ही FBI को यहाँ की खबर दी और उसके मना करने के बावजूद भी वो वल्चर के पीछे गया। निराश पीटर वापस अपनी हाई स्कूल लाइफ कंटिन्यू करता है, पर वो अपनी क्रश लिज को अपने साथ होमकमिंग डांस पर चलने के लिए पूछता है। लिज मान जाती है और पीटर तैयार होकर पहुंचता है लिज के घर, जहां उसे पता चलता है कि लिज बेटी है एड्रियन टूम्स की और किसी तरह टूम्स भी समझ जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है और वो उसे धमकाता है। इस पूरी धमकी के बीच पीटर अपना फोन टूम्स की गाड़ी में छोड़ देता है, जिससे उसे पता चलता है कि टूम्स DODC का प्लेन हाईजैक करने वाला है, जो कि एवेंजर्स टावर से अपस्टेट न्यूयॉर्क कुछ वेपन्स ले जा रहे हैं। अपने होममेड सूट में स्पाइडरमैन पहले सामना करता है शुल्ट्ज का, जिसके बाद वो पहुंचता है टूम्स के अड्डे पर। टूम्स को पता था कि स्पाइडरमैन वहां आएगा, वो उस पर अटैक करते हुए आसपास के बिल्डिंग के सपोर्ट कॉलम्स तोड़ देता है और स्पाइडरमैन को मरने
के लिए छोड़ जाता है। मलबे में फंसा हुआ पीटर मदद के लिए आवाज लगाता है, पर जब कोई नहीं आता तब वो अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जगाता है। उसकी स्पाइडर पावर्स उसकी सोच से ज्यादा है। वो पुश करता है खुद को और उस बिल्डिंग के मलबे को अपनी स्ट्रेंथ से हटाता है, जिसके बाद वो वल्चर को रोकता है प्लेन से सामान चुराने से। जहां वो प्लेन क्रैश करवाता है कोनी आइलैंड पर, तब वल्चर और स्पाइडरमैन भिड़ते हैं। जहां पूरी लड़ाई के बीच वल्चर का विंग सूट फट गया, तब स्पाइडरमैन ने उसे बचाया और छोड़ दिया पुलिस के लिए उस कार्गो के साथ। टूम्स को अरेस्ट कर लिया गया, जिसके साथ साथ उसकी बेटी लिज और उसके परिवार ने शहर छोड़ दिया। तब टोनी ने वापस पीटर को अपने पास बुलाया और उसे एवेंजर बनने का ऑफर दिया, जिसे पीटर रिजेक्ट कर देता है, ये कहते हुए कि वो फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन ही रहना चाहता है। तब टोनी ने प्रपोज किया पेपर को और पीटर को उसका सूट वापस कर दिया। पर जैसे ही पीटर ने अपना सूट पहना, उसी वक्त वहाँ आंट में आ गई और उसने देख लिया कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में जेल में एड्रियन टूम्स मिलता है मैक गार्गन से। गार्गन ने टूम्स से स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी पूछी, पर टूम्स ने उसे मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो नहीं जानता। थॉर रैग्नारॉक बैटल ऑफ सुकोविया के 2 साल बाद हमें थॉर दिख रहा है एक पिंजरे में। उसे कैद किया है फायर डीमन सर्टर ने, जिसने थॉर को बताया कि ओडिन अब एसगार्ड पर नहीं रहते। जिसके बाद उसने थॉर को आगे बताया कि जल्दी ही एसगार्ड भी बर्बाद हो जाएगा और इस बर्बादी का नाम है रैग्नारॉक। थॉर ने सर्टर से पूछा कि ऐसा कैसे होगा। सर्टर बताता है कि जिस पल उसका क्राउन मिलेगा ओडिन की वॉल्ट में रखी एटर्नल फ्लेम से, तब ऐसा होगा। ये सुनते ही थॉर खुद को आजाद करते हुए सर्टर से जा भिड़ा और उसको हराकर उसके क्राउन को खुद से बांधकर निकला एसगार्ड की तरफ, ये सोचते हुए कि उसने रैग्नारॉक को रोक दिया। एसगार्ड पर थॉर को बाइफ्रॉस्ट का प्रोटेक्टर हाइमडाल नहीं मिला। वहीं उसे ये भी समझ आ गया कि यहाँ ओडिन की जगह उसके भाई लोकी ने ले रखी है। तब थॉर ने लोकी को फोर्स किया खुद को रिवील करने के लिए और उसके साथ निकल गया अर्थ पर ओडिन को ढूंढने। लोकी ने थॉर को बताया कि उसने ओडिन पर स्पेल डाल रखा है, पर तभी डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने पोर्टल से लोकी को पकड़ लिया और थॉर के पूछने पर बताया कि ओडिन कहाँ पर है। तब थॉर और लोकी को उनके पिता ओडिन नॉर्वे में मिले। वो किसी स्पेल से पोजेस्ड नहीं दिख रहे थे, पर वो बताते हैं कि वो मर रहे हैं। जिसके साथ साथ ओडिन ने ये भी बताया कि थॉर कितना भी रोक ले, रैग्नारॉक होकर ही रहेगा। साथ ही साथ उनके मरते ही उनकी बेटी और थॉर और लोकी की बड़ी बहन हेला हेल से आजाद हो जाएगी। ओडिन ने बहुत समय से उसे कैद करके रखा था। वो एसगार्डियन आर्मी की लीडर हुआ करती थी, जहां उसने ओडिन की हेल्प की थी 9 रियल्म्स को कॉन्कर करने में। पर जब ओडिन ने शांति का रास्ता चुना तो हेला ने मना कर दिया। उसकी भूख शांत नहीं हुई थी और इसलिए ओडिन ने उसे हेल में कैद कर लिया। तब ओडिन मर जाते हैं और हेला आजाद होती है हेल से। वो आते ही थॉर का हैमर म्योनिर बर्बाद कर देती है, पर तभी लोकी डर के मारे आवाज लगाता है बाइफ्रॉस्ट ब्रिज खोलने को। थॉर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोकी और थॉर बाइफ्रॉस्ट से एसगार्ड की तरफ जा रहे थे, पर हेला उनके पीछे थी, जहां वो पहले लोकी को बाइफ्रॉस्ट से बाहर करती है, फिर थॉर को। जिसके बाद वो आती है एसगार्ड, जहां आते ही वो वॉरियर्स 3 को जान से मार देती है। जब स्कर्ज उसके आगे डर के मारे अपना सर झुकाता है तो हेला उसे अपना एग्जीक्यूशनर चुनती है। जिसके बाद वो अपनी एंशिएंट डेड आर्मी और अपने फेनरिस द वुल्फ को ओडिन के वॉल्ट में पड़े एटर्नल फ्लेम से वापस जिंदा करती है। जिसके बाद उसका प्लान था बाइफ्रॉस्ट को यूज करके एसगार्डियन एम्पायर को बढ़ाने का, पर हाइमडाल बाइफ्रॉस्ट को कंट्रोल करने वाले सोर्ड होफंड को लेकर गायब था। दूसरी तरफ बाइफ्रॉस्ट से बाहर होकर थॉर गिरता है सकार नाम की जगह पर, जो कि एक कूड़े से भरा प्लेनेट है जहां कई सारे वर्म होल्स बने हुए हैं। स्क्रैपर 142 नाम की स्लेव ट्रेडर थॉर के ऊपर एक ओबीडियंस डिस्क लगाती है और उसे पकड़कर बेच देती है सकार पर राज करने वाले ग्रैंड मास्टर को। जहां थॉर ग्रैंड मास्टर से मिलता है और उसके साथ लोकी को देखता है, जो कि किसी तरह वहां हफ्तों पहले पहुंच चुका था। थॉर स्क्रैपर 142 को भी पहचानता है, जो कि एक वैल्करी थी, एसगार्ड की लेजेंडरी फीमेल वॉरियर्स में से एक, जिनमें से ऑलमोस्ट सभी कई इयॉन्स पहले मारी गई थी हेला से लड़ते हुए। ग्रैंड मास्टर की कैद में थॉर मिलता है कॉर्ग और मीक से, जो कि ग्लैडिएटर्स थे ग्रैंड मास्टर के अरीना के। तब ग्रैंड मास्टर थॉर को मजबूर करता है उसके कंटेस्ट ऑफ चैंपियंस में मुकाबला करने के लिए, जहां थॉर जिसका सामना करने के लिए आगे बढ़ता है वो कोई और नहीं बल्कि हल्क था। हल्क थॉर के सामने आते ही उसकी बैंड बजाना शुरू करता है, पर थॉर टैप करता है अपनी हिडन पावर्स को और हल्क पर पकड़ बनाता है। पर तभी ग्रैंड मास्टर थॉर की ओबीडियंस डिस्क को यूज करके चीटिंग से हल्क को जितवाता है। फाइट के बाद थॉर अभी भी कैद में है। वो हल्क और स्क्रैपर 142 से एसगार्ड को बचाने के लिए मदद मांगता है, पर कोई उसका साथ नहीं देता। थॉर ग्रैंड मास्टर के टावर से बाहर निकलकर वो क्विंजेट ढूंढता है, जो हल्क को सकार लेकर आया। तभी वहाँ हल्क भी आता है, जिसके एक्शन क्विंजेट को बर्बाद करने लगते हैं
हैं, पर तभी वहाँ नताशा रोमानोफ के मैसेज की रिकॉर्डिंग सामने आती है, जिसकी वजह से हल्क ब्रूस बैनर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जहां बैनर बताता है कि सोकोविया के बाद वो अब वापस ब्रूस बैनर बना है। स्क्रैपर 142 और लोकी को ग्रैंड मास्टर भेजता है थॉर और हल्क को ढूंढने। लोकी स्क्रैपर 142 को पहचान जाता है और उसे अपनी पावर से याद दिलाता है उसका पास्ट। तब स्क्रैपर 142 डिसाइड करती है कि वो थॉर की मदद करेगी एसगार्ड को बचाने में। लोकी थॉर की मदद करता है ग्रैंड मास्टर की पार्टी शिप चुराने में। वो बाकी ग्लैडिएटर्स को भी आजाद करवाते हैं, जहां कॉर्ग और मीक बगावत को लीड करते हैं। लोकी फिर से थॉर को धोखा दे देता है, पर थॉर को पता था कि ऐसा कुछ होगा, इसीलिए वो उसे पहले ही ढेर कर देता है। तब थॉर, बैनर और स्क्रैपर 142 एक वर्म होल से पहुंचते हैं एसगार्ड, जहां हेला की डेड आर्मी हाइमडाल और एसगार्डियन जनता पर अटैक करने जा ही रहे थे, पर तभी हल्क उनके सामने आता है और फेनरिस को हराता है। वेलकरी सारी डेड आर्मी का सामना करती है। लोकी और बाकी ग्लैडिएटर्स भी उनकी मदद करने आते हैं, जहां जब स्कर्ज अपने लोगों को परेशानी में देखता है तो वो उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। थॉर सामने आता है अपनी बड़ी बहन हेला के और तब शुरू होती है उन दोनों की टक्कर, जहां थॉर अपनी एक आंख खो देता है और तभी उसे ओडिन दिखते हैं अपने विजन में, जो कि उसे समझाते हैं कि वो बहुत पावरफुल है और उसे रैग्नारॉक को होने देना होगा, तभी हेला को रोका जा सकता है। तब थॉर हेला पर बिजली गिराकर वेलकरी और लोकी के पास आता है और लोकी से कहता है कि उसे सर्टर के क्राउन को डालना होगा एटर्नल फ्लेम में। लोकी ऐसा ही करता है, जिसके साथ साथ उसे वहां दिखता है टेसरैक्ट। एटर्नल फ्लेम के साथ जुड़ते ही सर्टर एसगार्डियन रॉयल पैलेस को फाड़कर सामने आता है और शुरू करता है रैग्नारॉक, जहां हेला उसे रोकने की कोशिश करती है पर मारी जाती है। तब लोकी के लाए हुए ग्रैंड मास्टर स्पेसशिप में सारे एसगार्डियंस को बिठाकर थॉर, लोकी, वेलकरी, हल्क के साथ निकल जाता है अर्थ की तरफ। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में उनकी स्पेसशिप के सामने आती है थैनोस की स्पेसशिप। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में बगावत से हारा ग्रैंड मास्टर सामने आता है अपने लोगों के। ब्लैक पैंथर। हजारों साल पहले 5 अफ्रीकन कबीलों के बीच एक मीटेओराइट को लेकर लड़ाई चल रही थी। उस मीटेओराइट का नाम है वाइब्रेनियम। तब उनमें से एक वॉरियर एक हर्ट शेप्ड हर्ब खा लेता है। उस हर्ब पर उस मेटल का असर था, जिसकी वजह से उस वॉरियर को सुपर ह्यूमन एबिलिटीज मिली और वो बना पहला ब्लैक पैंथर। उसने सभी कबीलों को एक किया, पर जब बारी कबीला साथ नहीं आया, उन्होंने मिलकर बनाया वकांडा। तब कई सौ सालों तक वकांडन्स वाइब्रेनियम को यूज करके एडवांस टेक डेवलप करते रहे और खुद को दुनिया से दूर रखा, ये दिखाते हुए कि वो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। तब हमें दिखता है 1992 का ओकलैंड, जहां वकांडन राजा तचाका अपने भाई अंजोबू से मिलने आते हैं, जो कि ओकलैंड कैलिफोर्निया में वकांडन वॉरडॉग के रूप में काम कर रहा था। वकांडन वॉरडॉग्स वकांडा से दूर रहकर वकांडा को बचाए रखने की इंफॉर्मेशन जमा करते हैं। किंग तचाका अपने भाई पर इल्जाम लगाता है कि वो किसी ब्लैक मार्केट डीलर उलिसिस क्लॉ के साथ मिलकर वकांडा से वाइब्रेनियम चुरा रहा है। इस बात को अंजोबू का पार्टनर कंफर्म करता है, जो कि किंग तचाका का भेजा हुआ वकांडन स्पाई था, जिसके बारे में अंजोबू को नहीं पता। तब किंग तचाका अपने भाई अंजोबू को वकांडा चलने को कहते हैं। प्रेजेंट डे में किंग तचाका मारे गए यूएन के ब्लास्ट में अब उनका बेटा तचाला वापस वकांडा आ रहा है उनकी गद्दी संभालने। तचाला वकांडन स्पेशल फोर्स डोरा मिलाजे की लीडर ओकोई के साथ तचाला की एक्स नाकिया को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि एक वॉर डॉग है अंडरकवर असाइनमेंट पर। तचाला ऐसा कर रहा है ताकि नाकिया उसका राज तिलक देख सके। तचाला नाकिया और ओकोई के साथ वकांडा पहुंचता है। राज तिलक की तैयारी शुरू होती है। जूरी, जो अब बूढ़ा हो चुका है, वो सबसे पूछता है कि कोई तचाला को चैलेंज करना चाहता है राजा बनने के लिए। तभी जबारी कबीले का लीडर अंबाकू सामने आता है और तचाला को चैलेंज करता है। तचाला से हर्ट शेप्ड हर्ब की पावर्स ले ली जाती है, जिसके बाद शुरू होती है उसकी और अंबाकू की फाइट, जिसमें तचाला अंबाकू को हरा देता है, पर इस फाइट में मरते दम तक लड़ सकते हैं। तचाला अंबाकू से कहता है कि वो हार मान ले ताकि उसे उसकी जान ना लेनी पड़े। राजा बनते ही तचाला को हर्ट शेप्ड हर्ब फिर से दिया जाता है, जिसकी वजह से तचाला जाता है एंसेस्ट्रल प्लेन में, जहां वो मिलता है अपने पिता से, जो कि उसे कहते हैं कि एक अच्छे आदमी के लिए राजा बनना आसान नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उलिसिस क्लॉ को अपने साथी एरिक स्टीवंस के साथ, जो कि लंदन के एक म्यूजियम से एक वकांडन वाइब्रेनियम एक्स चुराते हैं। तचाला का दोस्त, ओकोई का हस्बैंड और हेड ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी वकाबी तचाला से कहता है कि वो क्लॉ को वापस वकांडा लेकर आए, क्योंकि किंग तचाका के राज में जब क्लॉ ने वकांडा से वाइब्रेनियम चुराया था, तब भागने के लिए क्लॉ ने जो ब्लास्ट किया उसमें वकाबी के माता पिता मारे गए थे। तब तचाला, ओकोई और नाकिया निकलते हैं साउथ कोरिया में बुसान के लिए, जहां क्लॉ इस एक्स को किसी को बेचने वाला था, जो कि CIA अंडरकवर एजेंट एवरेट के रॉस था।
अब जैसे ही क्लॉ को पता चला कि उसकी फील्डिंग लगी हुई है, वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर क्लॉ भागने की कोशिश करता है, पर तचाला अपने ब्लैक पैंथर सूट में उसे पकड़ लेता है। पर उसे ना चाहते हुए भी क्लॉ को रॉस की कस्टडी में देना पड़ता है, जहाँ क्लॉ रॉस को बताता है कि वकांडा कोई गरीब देश नहीं है, बल्कि एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश है। तभी वहाँ एरिक आता है और क्लॉ को आजाद करवाता है। इस एक्सट्रैक्शन में रॉस नाकिया को बचाते हुए बुरी तरह घायल हो जाता है। तचाला तुरंत क्लॉ के पीछे निकलता है, पर तभी उसका ध्यान जाता है एरिक के गले में बंधी एक रिंग पर। तचाला रुक जाता है और जल्दी से रॉस को वकांडा ले जाता है ताकि उनकी टेक्नोलॉजी रॉस को बचा सके। शूरी रॉस का इलाज करती है। वकाबी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तचाला का खाली हाथ आना, पर तचाला के दिमाग में कुछ और है। वो जाता है जूरी के पास और उससे पूछता है कि उसके दादाजी की रिंग जो उसके पास है वो एरिक के गले में क्या कर रही थी। जूरी बताता है कि उसके अंकल अंजोबू दुनिया में अफ्रीकन लोगों पर हो रहे अत्याचार देखकर परेशान थे। वो वकांडन टेक्नोलॉजी को उनके साथ शेयर करना चाहते थे ताकि जो उन पर अत्याचार कर रहे हैं वो उनसे लड़ सके, जिसमें उन्होंने क्लॉ की मदद ली। तचाका ने इस बारे में अंजोबू से पूछा, पर जब अंजोबू को पता चला कि मैं वकांडन हूँ तो उसने मुझ पर हमला कर दिया और किंग तचाका को अंजोबू को मारना पड़ा। जहाँ तचाका ने जूरी से कहा कि सबको बताना कि अंजोबू गायब हो गया और उसके अमेरिकन बेटे नजदाका को पीछे छोड़ देना। नजदाका बड़ा हुआ और बना एरिक, एक यूएस ब्लैक ऑप्स नेवी सील जिसे जाना जाता है किलमॉन्गर के नाम से। दूसरी तरफ किलमॉन्गर क्लॉ को धोखा देते हुए उसकी जान ले लेता है और उसकी बॉडी लेकर आता है वकांडा, जहां वो इस बॉडी को वकाबी को सौंप देता है, जिसके बाद वो बताता है कि उसका नाम है नजदाका। वो किंग तचाका के भाई का बेटा है और उसका वकांडा की गद्दी पर हक है। जिसके बाद शुरू होता है रिचुअल कॉम्बैट। तचाला शुरू में किलमॉन्गर को गिराकर हार मानने को कहता है, पर किलमॉन्गर जब उस पर भारी पड़ने लगता है तो जूरी बीच में आते हैं, जिसकी वजह से किलमॉन्गर जूरी को मार देता है और घायल तचाला को वाटरफॉल से नीचे फेंक देता है और बन जाता है वकांडा का राजा। किलमॉन्गर को दिया जाता है हार्ट शेप्ड हर्ब और बाकी हर्ब को किलमॉन्गर बर्बाद करने को कहता है, पर नाकिया एक हर्ब को अपने साथ ले जाती है। किलमॉन्गर वकाबी और उसकी आर्मी के सपोर्ट के साथ वकांडा के रिसोर्सेज को पूरी दुनिया में अपने साथियों के साथ बांटने की तैयारी शुरू करता है, जो कि उसके पिता का सपना था। दूसरी तरफ नाकिया, शूरी, रमोंडा और रॉस पहुंचते हैं जब्बारी कबीले से मदद मांगने। उनका लीडर अंबाकू बताता है कि उन्हें तचाला मिला है, पर वो मरा नहीं बल्कि कोमा में है और कबीले ने उसकी जान बचाई क्योंकि उसने अंबाकू की जान नहीं ली थी। कोमा में पड़े तचाला को हर्ब दिया जाता है, जिसके बाद वो वापस ब्लैक पैंथर बनता है और अपने नैनोटेक सूट के साथ निकल जाता है किलमॉन्गर से भिड़ने। किलमॉन्गर के पास भी वैसा ही सूट था। तब जंग शुरू होती है। वकाबी और उसकी आर्मी लड़ती है शूरी, नाकिया और डोरा मिलाजे से, जहां रॉस को भेजा जाता है उन प्लेन्स को गिराने जिनमें वकांडन वेपन्स हैं, ताकि वो वकांडा से बाहर ना जा सके। जब वकाबी की आर्मी भारी पड़ने लगती है डोरा मिलाजे पर, तब आता है अंबाकू अपने जबारी कबीले के साथ, जिसके बाद वकाबी और उसकी आर्मी हार जाती है। तब तचाला और किलमॉन्गर की लड़ाई कंटिन्यू होती है वाइब्रेनियम माइंस में, जहां तचाला जानता था कि कब ट्रैक वाइब्रेनियम को एक्टिवेट करेंगे और कब नहीं। जिसके बाद वो मौका देखते ही किलमॉन्गर पर जबरदस्त वार करता है। तचाला किलमॉन्गर से कहता है कि उसे मरने की जरूरत नहीं है, वो लोग उसे ठीक कर सकते हैं, पर किलमॉन्गर कहता है कि वो किसी के गुलाम की तरह नहीं मरेगा। जिसके बाद वो तचाला से रिक्वेस्ट करता है कि उसे वकांडा से सनसेट देखना है। तचाला उसकी बात मानता है और वकांडन सनसेट देखते हुए किलमॉन्गर मर जाता है। अब किलमॉन्गर की बात का बहुत गहरा असर होता है तचाला पर। वो तब एक आउटरीच सेंटर शुरू करता है पूरी दुनिया में सबकी मदद के लिए, जिसे चलाने का काम होता है नाकिया और शूरी का। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में तचाला यूनाइटेड नेशंस के सामने आता है और दुनिया को बताता है कि वकांडा असली में क्या है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में शूरी बकी की मदद करती है ठीक होने में। तो ये था पार्ट 1 फेज 3 रिकैप का। फेज 3 कोई छोटा फेज नहीं है, यहाँ 11 मूवीज है, तो इसीलिए मैंने फेज 3 को 2 हिस्सों में बांट दिया, जहाँ पार्ट 1 था जबरदस्त सेटअप और पार्ट 2 शुरू होगा धमाके के साथ। पर आप मुझे बताओ कि फेज 3 पार्ट 1 को लेकर आपका क्या कहना है? क्या ईगो की पावर एज इट इज सेलेस्टियल्स की तरह दिखाई गई? क्या थॉर कभी रियलाइज कर पाएगा कि उसके पास उसकी सोच से भी ज्यादा पावर्स है? और क्या स्पाइडरमैन में दिखने वाले डीओडीसी के पास सबसे एडवांस्ड वेपनरी है? आइए कमेंट्स में इन सब के बारे में बात करें। रिकैप अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।